नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, तो इसकी जो हमारी पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.1, इसे पढ़ने से पहले हम जान लेंगे कि समांतर श्रेणियाँ क्या क्या होती हैं, ठीक है। किन्हें कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। आइए हम जानते हैं। तो हम पता करते हैं कि समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं, ठीक है। आइए मैं आपको समझाऊं। समांतर श्रेणी, इसमें शब्द आता है समांतर श्रेणी। क्या होती है समांतर श्रेणी? तो देखो, इसकी मैं परिभाषा बताऊं। समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी वह श्रेणी, समांतर श्रेणी वह श्रेणी होती है, वह श्रेणी होती है जिसके पदों के बीच, जिसके पदों के बीच में, जिसके पदों के बीच में समान अंतर हो। कैसा हो? समान, यानी कॉमन। समान अंतर हो, कैसा हो? पदों के बीच समान अंतर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। आइए अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं। देखो, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लो मैंने एक श्रेणी ले ली 1, 4, 7, 10, 13, 17, यानी 17, डॉट 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 डॉट। मैंने एक श्रेणी ले ली। अब इस श्रेणी में हम देख सकते हैं कि देखो, इस पहले पद और दूसरे पद, इसमें कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। दूसरे और तीसरे पद के बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। और तीसरे और चौथे में भी 3 का अंतर है। चौथे 5 में भी 3 का अंतर है। और 5वें और 6वें में भी कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो जब एक श्रेणी, हमें जो श्रेणी दी गई हो, उस श्रेणी में क्या हो, उन पदों के बीच में समान अंतर आ रहा हो, तो वह कैसी होती है? तो वह समांतर श्रेणी होती है। यहाँ पे हम लिख देंगे तो यह समांतर श्रेणी है। तो यह समांतर श्रेणी है। यह कैसी है? समांतर श्रेणी है। अब देखो, तो यह समांतर श्रेणी है। क्यों है? मैंने आपको बताया था क्योंकि। इसमें लिख देंगे हम क्योंकि पदों के बीच, क्या लिखेंगे? क्योंकि पदों के बीच समान अंतर है। कैसा है? समान अंतर है। समान अंतर है तो यह समांतर श्रेणी होगी, ठीक है। समांतर श्रेणी है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो, हमें जो ये हमने समांतर श्रेणी लिखी है, तो इसे हम, आप चाहें तो इसका जो व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे शॉर्ट में AP। जो हमने बताया है समांतर श्रेणियां, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और हमने जान लिया कि समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक। अब इसकी जो हमें एग्जाम, जो हमारे सवाल आते हैं, तो ऐसे इस प्रकार में लिखा जाता है AP। जैसे मान लो हम यही हम अपना उदाहरण ले लेते हैं। 1, 4, 7, 10, 13, 17, डॉट डॉट डॉट। हमारे पास ये क्या है? श्रेणी है। तो अब इस श्रेणी को दो किस में, इसके जो व्यापक रूप होते हैं, किसको क्या बोलते हैं? देखो, इसमें जो हमारा ये होता है ना, पहला, इसे बोलते हैं हम A1। ये होता है हमारा A2। A प्रथम पद है, दूसरा पद है। A3, A4, A5, A6, ये होते हैं हमारे पद। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ठीक है। तो ये हमारे पद होते हैं, ठीक। तो अब जो हमारा पहला पद है, इसे पहले पद को हम A से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? A1 नहीं, A से। तो हम इसे जब अपनी सवाल लगाएंगे, उसमें हम इसे बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रथम पद, ये द्वितीय पद इसे बोलते हैं। अब देखो, इनके बीच जो हमारे पदों के बीच में जो अंतर होता है, पदों के बीच में जो अंतर होता है, इसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? D। इसे सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। इसे बोलते हैं सार्वंतर। ए यानी जो पदों के बीच में जो अंतर चल रहा है, 3 3 3, तो ये कैसे? इसे हम बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। और जैसे मान लो हमें और कोई पद, जैसे मान लो हमारे पास 3 पद दे रहे हैं, हमें चौथा पद निकालना है, 5वां पद निकालना है, तो इसमें एक शब्द आता है AN। क्या आता है? AN। तो जो AN आता है, वो AN जो होता है, वो nवां पद होता है। क्या होता है? AN nवां पद होता है। क्या था? nवां पद। इसे AN को nवां पद बोलते हैं, या अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या अंतिम पद, या इसे हम अंतिम पद भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें आपको एक मिलेगा N। क्या मिलता है? N। तो जो N होता है पदों की संख्या। क्या होता है? N जो होता है, N होता है पदों की संख्या। N होता है पदों की संख्या, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास में 6 पद हैं या 7 पद हैं, तो जो N बराबर जो वैल्यू रहेगी, वो क्या होती है? N होती है पदों की संख्या, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक।
तो अब इसका जैसे मान लो हमें कोई पद दे रहा है, जैसे मान लो हमें कोई पद निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो हमें कोई, जब हमें यदि यहाँ पे लिख देंगे जब हमें कोई पद ज्ञात करने हों, जब हमें कोई पद ज्ञात करने हों, तब क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला जो होता है वो सूत्र ये इस प्रकार होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए एन, क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक। अब इस फॉर्मूले में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ किसको क्या बोलते हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि इसमें जो हमारा ए एन होता है, क्या होता है, ए एन होता है एनवा पद, क्या होता है, एनवा पद, या ऐसे हम अंतिम पद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या ऐसे हम अंतिम पद बोलते हैं। और जो हमारा ए होता है प्रथम पद, क्या होता है, प्रथम पद, ये होता है हमारा प्रथम पद। और जो हमारा एन होता है पदों की संख्या, क्या होता है, एन होता है पदों की संख्या, ठीक है। और हमारा इसमें जो डी क्या होता है, डी होता है सार्वंतर, क्या होता है, डी होता है सार्वंतर, ठीक है, श्रेणी की वजह से समानांतर, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो हमें पद निकालना हो, जैसे मान लो हमें A5 निकालना है, क्या निकालना है, जैसे मान लो हमें A5 यानी ये पांचवा पद निकालना है, क्या निकालना है, A5 जैसे मान लो पांचवा पद निकालना हो, तो A5 हमें पांचवा पद निकालना हो, जैसे कि दो तरीके होते हैं, क्या होते हैं, दो तरीके, देखो समझो। जैसे मान लो हमें A5 निकालना है, क्या निकालना है, A5। अब देखो इसमें जो हमें A5 बोला गया है, A5 में जो है ना A, जो यहाँ पे 5 है, ये हमारा n का काम करता है, क्या करता है, n, यानी n बराबर हमारा 5 है, क्या है, 5 है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन वाला, तो A5 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो देखो हमें n बराबर 5 दे रहा है, कितना दे रहा है, n बराबर 5 दे रहा है। तो हम इसमें देखो a प्लस n की वैल्यू कितनी दे रहा है, 5 माइनस 1 प्लस के d। तो यानी इसमें हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5 में जाएगा 4d, यानी जब हमें a5 पद निकालना हो तो a प्लस 4d, यानी हमारे पास हमें किसकी वैल्यू, हमें a की वैल्यू और d की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इससे निकाल सकते हैं। और देखो ये तो हमने फॉर्मूला से बताया। और यदि आप डायरेक्ट निकालना, जैसे मान लो आपको डायरेक्ट A35वां पद निकालना है, क्या निकालना है, A35वां पद। तो A35वां पद निकालना है तो इसे डायरेक्ट आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हम इसे क्या लिख देंगे, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 34D, क्या लिख सकते हैं, A प्लस 34D। आप इसे डायरेक्ट लिख देना A प्लस 34D, यानी आपको जो पद निकालना है उससे एक कम उसमें D से गुणा कर देते, ठीक है। जैसे मान लो हमें A17वां निकालना है, हमें निकालना है A17वां पद, क्या निकालना है, हमें निकालना है A17वां। तो A17वां निकालना है, जैसे हम लिख सकते हैं A प्लस 16D, क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D, ठीक है। अब देखो इसे आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जैसे मान लो हमें A5वां पद निकालना है, क्या निकालना है, A5। अब A5 निकालना है और हमें जैसे मान लो A4 पता है, क्या है, A4 पता हो, मान लो हमें A4 ज्ञात है, A4 हमें पता है और A5 निकालना है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं A4 प्लस D, क्या लिख सकते हैं, A4 प्लस D, यानी चौथे पद में D को जोड़ दो, क्या कर दो, चौथे पद में D को जोड़ दो। अब जैसे मान लो हमें A35 निकालना है, तो हम इसे लिख सकते हैं A34 प्लस D, यानी 34वें पद में आप D का मान जोड़ दीजिए। मान लीजिए हमें A17वां निकालना है, तो इसे आप लिख सकते हैं A16 प्लस D, ठीक है। तो आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है परिस्थिति पर कि हमें क्या कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हमें कोई पद निकालना हो, देखो जब भी हमें कोई पद निकालना हो तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, नंबर 1 ए की वैल्यू हमें ज्ञात होनी चाहिए, और नंबर 2 क्या होता है, डी, और हमें डी का मान भी ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इतना मैंने आपको जो कुछ बताया है कि कब समांतर श्रेणी होती है और कब समांतर श्रेणी नहीं होती है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर आ गया होगा समझ में, ठीक। आइए अब प्रारंभ करते हैं हम अपनी प्रश्नावली। तो जो हमारी प्रश्नावली क्या है, आइए हम देखते हैं। तो हमारी प्रश्नावली 5.1, ठीक है। आइए हम प्रारंभ करते हैं अपनी प्रश्नावली 5.1। देखो इसका पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, पहले प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध सूचियों की AP है और क्यों। यानी हमें जो कंडीशन दे रहे हैं तो हमें इसमें बताना है कि इसमें AP है या नहीं है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल हमने लिख लिया है प्रश्नावली का। देखो पहले सवाल में क्या कहा गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये है। तो देखो इसे मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक रास्ता है, क्या है, ये हमारे पास एक रास्ता है। अब जैसे मान लो यहाँ पर हमारी कोई एक टैक्सी है, क्या है, हमारी ये टैक्सी है। आप जैसी भी हो, अच्छी लगे ना लगे, हम मान लेते हैं हमारी टैक्सी है, क्या है हमारी, ये हमारी टैक्सी है, ठीक।
अब हमारी टैक्सी जैसे मान लो हमारा एक प्रत्येक किलोमीटर यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर की मैं आपको बिंदु मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, किलोमीटर के बिंदु है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप जैसे ही टैक्सी में बैठे तो एनी आनी यहाँ से कितने 1 किलोमीटर, कितना लिखा है 1 किलोमीटर, ये फिर से एक अतिरिक्त किलोमीटर है, ठीक है, ये दूसरा किलोमीटर है, ये फिर ये तीसरा किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर km, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर किराए के लिए 15 रुपये है। यानी जैसे आप जैसे मान लो आप 1 किलोमीटर चले, कितने चले आप 1 किलोमीटर गए, तो आपका 1 किलोमीटर का किराया है 15 रुपये, कितना है 15 रुपये। और आप जैसे ही अतिरिक्त किलोमीटर गए, आप मान लो अतिरिक्त यानी एक के बाद आप फिर दूसरे अतिरिक्त किलोमीटर गए, तो उसमें लिखा है कि अतिरिक्त किराया 8 रुपये लिया जा रहा है आपसे, कितना लिया जा रहा है 8 रुपये, अतिरिक्त किराया 8 रुपये। आप जैसे ही फिर और आगे आएंगे आपसे फिर 8 रुपये लिए जाएंगे, आप जैसे फिर 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे आपसे फिर 8 रुपये लिए जाएंगे, आप और जाएंगे तो आपसे फिर से 8 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो आपकी ये कंडीशन है कि आप यदि 1 किलोमीटर गए हैं तो आपका 1 किलोमीटर का कितना है 15 रुपया किराया, यानी 1 किलोमीटर के जाते 15 रुपये किराया। और जैसे ही आप और दूरी आगे बढ़ाते जाएंगे यानी 1-1 किलोमीटर और बढ़ता जाएगा, तो 1-1 किलोमीटर पर क्या है आपको 8-8 रुपये कितना करना है आपको 8-8 रुपये बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है, इससे हमें एक कंडीशन बनानी है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार, देखो प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, हमें लिखेंगे देखो दिया है क्या है प्रथम किलोमीटर का किराया, देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम किलोमीटर, क्या लिखेंगे प्रथम किलोमीटर, क्या लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दे रहा है, प्रथम किलोमीटर का किराया उन्होंने कहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है 15 रुपये है, कितना है प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है, ठीक है। और प्रथम किलोमीटर के लिए हमारा किराया कितना होगा 15 रुपये। अब देखो प्रथम किलोमीटर का मतलब क्या है A1, क्या हो गया इसे A1 बोल दीजिए या ए बराबर है हमारा 15 रुपये, कितना है 15 रुपये। अब देखो इसमें क्या हो रहा यानी इसमें क्या, अगर हम दूसरे किलोमीटर के लिए किराया निकले, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे किलोमीटर के लिए, ये तो हो गया प्रथम किलोमीटर के लिए, यहाँ पे लिखेंगे दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया। अब देखो दूसरे किलोमीटर किराया कितना होगा, यानी पहले किलोमीटर किराया था तो हमारा 15 रुपये, अब जैसे आप 1 किलोमीटर आएंगे दूसरे किलोमीटर जाएंगे कितने होंगे 15 + 8, तो इसका दूसरे किलोमीटर किराया कितना आएगा 15 + 8, तो कितने आएगा 23 रुपये, कितना आएगा 23 रुपये। यानी A2 ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा क्या है A2 कितना दे रहा है हमें 23 रुपये, क्या दे रहा है 23 रुपये। देखो हमें जब भी पता करना हो या स्थितियों बताना है कि AP है या नहीं है, तो उसमें हमें कम से कम नहीं तो हमें 3 पदों का पता होना चाहिए, मिनिमम हमें 3 पद पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि यह श्रेणी AP है या नहीं है। तो हमने देखो पहले किलोमीटर किराया लिख लिया, दूसरे किलोमीटर, अब हम देखो तीसरे किलोमीटर किराया निकालते हैं, तीसरे किलोमीटर का यहाँ पे क्या लिखेंगे तीसरे किलोमीटर का किराया। तो देखो तीसरे किलोमीटर का किराया कितना होगा आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक तो 2 किलोमीटर कितना था हमारा था 23 रुपये, अब 23 रुपये यहाँ तक हो गया, अब इसमें और जुड़ जाएंगे 8, तो इसमें क्या हो जाएगा 23 + 8, 23 + 8 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 × 3 = 11, यानी ये हमारा 31 रुपये, यानी 31 रुपये। तो ये क्या आ गया हमारा A3 आ गया, क्या आ गया A3। अब देखो A3 आ गया, हमें चेक करना है कि ये हमारे जो हमें ये जो सूची दे रहे हैं यानी जो हमारी परिस्थितियाँ जो बन रही हैं इन स्थितियों में ये हमारा जो कंडीशन है तो ये AP है या नहीं है। तो देखो जब भी हमें चेक करना हो AP है या नहीं है तो उसमें क्या किया हमें सारवंतर निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है सारवंतर। तो हम इसमें निकालेंगे सारवंतर, क्या निकालेंगे सारवंतर। तो सारवंतर देखो हम पहले निकालेंगे D1, क्या निकालेंगे D1। देखो जब भी अंतर निकालना हो तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को हटाना पड़ता है। जैसे मतलब हमें D1 निकालना है, क्या निकालना है D1, तो हम इसमें D1 निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे A2 - A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद हम घटा देंगे। तो A2 क्या दे रहा है, A2 दे रहा है हमें 23 रुपये, क्या दे रहा है 23 रुपये, माइनस A1 की वैल्यू कितनी दे रहा है, A1 की वैल्यू दे रहा है हमें 15 रुपये, कितना है 15, तो 23 में 15 कितने बचेगा 8, यानी D1 का मान कितना है 8। अब देखो D1 D2 क्यों कर रहे हैं हम, D1 D2 इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हमें क्या हमने बताया था आपको कि जो हमारी समांतर श्रेणी होती है उसमें क्या होता है समानांतर चलता है, यानी इन श्रेणी के बीच में हमारा समानांतर आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमने D1 निकाला, अब हम निकालेंगे इसमें D2, क्या निकालेंगे D2। तो हमें D2 निकालना, तो D2 कैसे निकलेगा, हम तो इसमें करेंगे A3 - के A2, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे, यानी पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटा जाइए, उससे हमारे क्या सारवंतर निकल आता है, यानी D निकला। तो A3 की वैल्यू कितनी दे रहा है 31 माइनस, और A2 की वैल्यू कितना दे रहा है 23। तो अब देखो 31 में से हमारे कितना 23 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, तो ये क्या आ गया हमारा D2, क्या आ गया D2। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 है, क्या लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2, यानी तो यहाँ पर लिखेंगे सारवंतर समान है, क्या लिखेंगे सारवंतर, क्या लिखेंगे
सार्वंतर समान है। क्या है? सार्वंतर समान है। इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए यह AP, इसलिए यह AP है। इसलिए यह AP है, यानी इसलिए यह समांतर श्रेणी की सूची में है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये पहला वाला सवाल। ठीक, आइए अब लगाते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखो इसके दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, आइए समझते, बहुत सवाल अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है एग्जाम में। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कह रहे हैं कि किसी बेलन, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बेलन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक बेलन। बेलन टाइप का एक सिलेंडर है। क्या है हमारा? ये हमारा एक सिलेंडर है। ठीक है, आप लोगों ने वो सिलेंडर देखे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक बेलन टाइप का एक सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर है। अब सिलेंडर में एक पंप लगा है। क्या लगा है? एक पंप। ठीक है, यहाँ पर एक पंप लगा है। क्या लगा है? पंप। अब इस पंप से क्या किया जा रहा है? इस पंप से हवा निकाली जा रही है। क्या की जा रही है? इस पंप से हवा निकाली जा रही है। तो अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं किसी बेलन की हवा की जो उपस्थिति की मात्रा है, अब वो वायु निकालने में प्रत्येक बार 1/4 भाग निकल, जैसे मान लो हमने इसको ऐसे दबाया, अब इसको दबाया तो इसकी 1/4 भाग बाहर निकल गई। अब इसके अंदर जितनी हवा बची है, अब जितनी हवा इसके अंदर बची है उसको हमने उससे उसकी यानी जितनी हवा बची है उसका फिर से 1/4 भाग निकालेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको समझाऊं, जैसे मान लो हमें पता नहीं कि इसके अंदर कितनी हवा है। ठीक है, तो सब में पहले क्या लिखेंगे? माना। क्या लिखेंगे? माना बेलन के अंदर। क्या लिखेंगे? माना बेलन के अंदर, माना बेलन के अंदर हवा की मात्रा। क्या लिखेंगे? हवा की मात्रा। हमने मान लिया बेलन के अंदर हवा की मात्रा 1 है। क्या है? 1 इकाई है। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ठीक है, आइए अब देखो हमने इसको मान लिया कि हमारी हवा की जो मात्रा है वो क्या है? 1 है। हम प्रश्नानुसार क्या कर रहे हैं? प्रश्नानुसार में इसको क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक बार बेलन की हवा की जो मात्रा है उसके 1/4 भाग निकाल लेते हैं। तो यहाँ में क्या लिखेंगे? तो यहाँ क्या लिखेंगे? हवा निकालने पर। क्या निकलेंगे? हवा निकालने पर। हवा निकालने पर। अब पहली बार हवा निकाल रहा है तो हवा निकालने पर, देखो हवा निकालने पर क्या करेंगे? हवा निकालने पर ये कह रहे हैं कि जो बेलन की हवा है यानी हवा की मात्रा है, इसमें लिखेंगे हवा निकालने पर। हवा निकालने पर इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हवा और हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। क्या निकालने पर? बाहर निकालने पर। देखो समझो, अब देखो हवा, उनने कही हवा और हवा का 1/4। देखो हवा, तो हवा की बात की जाए तो हवा की मात्रा हमने मानी 1 है। क्या है? 1 है। अब हवा फिर लिखा हवा, तो हवा 1 है तो यानी हवा, तो हवा और हवा का, तो हवा का मतलब क्या होता है? गुणा का चिन्ह। ठीक है, अब 1/4 यानी जो हमारी हवा है यानी एक जो मात्रा थी इसका यानी इसी हवा का 1/4 भाग, यानी एक हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। बाहर निकालने पर का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। यानी जो हमारी एक जो हवा दे रहे हैं यानी ये हमारी हवा 1 है, एक मात्रा है, एक मात्रा हवा है और इसी हवा का 1/4 भाग क्या करना है? हम बाहर निकाल रहे। क्या निकाल रहे? बाहर। तो यानी यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 एकम 1, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 4 एकम 4, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ पर आएगा 4 - 1 बटे में 4, तो 4 में से आएगा 3, तो कितना आएगा? 3/4। ये क्या आ गया हमारा? 3/4 आ गया। तो ये क्या निकाला हमने? इससे पहले मान ली थी हमारे अंदर कितनी हवा? A, यानी A, तो इसको हम मान लेंगे A1। क्या मान लेंगे? A1 हमने मान ली एक मात्रा, एक इकाई है, तो ये हमने दोबारा निकाली इसमें से हवा, यानी इसमें से हवा निकाली तो A2। क्या है हमारा? A2 है। अब इसमें हम निकालेंगे A3। क्या निकालेंगे? A3 यानी तीसरी बार। अब वो कह रहे थे शेष हवा का, जैसे मान लो हमारे पास इतनी थी और हमने फिर इतनी बाहर निकाल दी। ठीक है, आइए अब इसमें क्या करेंगे? देखो, तो इसमें हम दोबारा लिखेंगे हवा। क्या लिखेंगे? हवा और शेष हवा का। क्या लिखेंगे? हवा और शेष हवा का। हवा और शेष हवा, हवा शेष हवा का। हवा जो है शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर। क्या करने पर? 1/4 भाग बाहर निकालने पर। निकालने पर। अब देखना, हमारे पास
हवा जो थी पहले हवा एक थी, अब उसमें से हमने 1/4 पंप से बाहर निकाल दी, यानी इसमें से हमने पंप से बाहर निकाल दी, तो इसके अंदर बची 3/4। कितनी बची? 3/4। तो अब जो बची है उसी हवा का निकालेंगे, तो हम हवा तो हमारी कितनी बची, देखो हमारे पास हवा बची थी 3/4। कितनी बची? 3/4। अब ये 3/4 हवा निकली है और फिर हवा का यानी इसी हवा का 1/4 का मतलब क्या होता है? गुणांश का चिन्ह, यानी 1/4, यानी इसी हवा का 1/4 बाहर निकालने पर। निकालना का मतलब क्या होता है? हम कहते नहीं निकल जाओ, निकालने का मतलब माइनस। क्या करना है? माइनस। इसको हटा देंगे तो ये आएगा हमारा 3/4। कितना आएगा? 3/4। अब देखो ये कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 4 चौका 16। ठीक है, तो ये आएगा 1/3 4 16। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे सॉल्व? तो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 16। अब इसका एलसीएम 16 आया, तो 16 आने पर देखो इसमें एलसीएम लेंगे तो इसको तो काटेंगे तो 3 गुणा 4 का भाग जाएगा 16 में, तो 4 चौको 16 माइनस 3 गुणा 16 एकम 16। तो इसको हल करेंगे कितना? 3 चौको 12 माइनस 3 और बटे में कितना आया? 16। तो जब 12 में से कितने आएंगे? 3, तो ये आएगा हमारा 9/16। कितना आ गया? 9/16। तो ये आ गया हमारा A3। कितना आ गया? A3। तो हमने आपको क्या बताया था कि हमें जब भी चेक करना है कि ये श्रेणी एपी की श्रेणी है, एपी की सूची में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हमें 3 पद पता होना चाहिए। कितने पता चलना है? 3। तो उससे हम निकाल लेते हैं डी का मान। ठीक, तो देखो इसमें हमें A1 में मान लिया था हमने एक मात्रा, A2 निकाल लिया हमने, फिर निकाल लिया A3। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या लिखेंगे? सारवांतर। क्या निकालेंगे? सारवांतर। अब इसमें हम निकालेंगे सारवांतर। ठीक है, इसमें सारवांतर निकालेंगे, समय पर निकालेंगे D1। क्या निकालेंगे? D1। तो देखो D1 कैसे निकलेगा? D1 में करेंगे हम A2 माइनस A1। क्या करेंगे? A2 माइनस A1। तो देखो A2 की वैल्यू क्या है? 3/4। कितनी है हमारी? A2 की वैल्यू 3/4 माइनस के 1। तो देखो 3/4 आ गया। अब देखो इसके बटे में एक मान के एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 4। इसका एलसीएम आएगा 3 माइनस 4 एकम 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 में से 3 जाएगा माइनस के 1/4, यानी D1 का मान कितना आया? D1 का मान आया हमारा माइनस के 1/4। अब देखो D2 निकालते हैं। D2, तो D2 निकालेंगे तो D2 कैसे निकलेगा? A3 माइनस A2। A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू क्या है? 9/16 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? A2 की वैल्यू है 3/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारा? इसका एलसीएम आएगा 16। तो ये आएगा हमारा 16 एकम 16, 9 एकम 9 और 4 × 12 3 × 9। तो ये कितना आ रहा है हमारा? ये 9 से 9 कट जाएगा 0, यानी कितना आ रहा है? 16। और जब 16 का भाग 0 करेंगे कितना आएगा? 0। तो अब देखो इसका मान क्या आ रहा है? 0 आ रहा, और इसका मान कितना है? माइनस के 1/4। यानी इसमें क्या है? चूंकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, यानी D1 और D2 का मान कैसा? बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सारवांतर समान नहीं है। क्या लिखेंगे? सारवांतर समान नहीं है। सारवांतर समान नहीं है। सारवांतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। इसलिए यह AP नहीं है। ठीक है, इस सवाल बहुत सरल है, आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि इसमें से जितनी हवा, जैसे मान लो हमने एक मात्रा थी इसमें हवा जो, तो उसका हमें 1/4 भाग, उसका 1/4 भाग निकाल के उसी में से 1/4 घटानी है, और इसके बाद जो शेष हवा बचती है उसी शेष हवा का हमें 1/4 भाग निकालना है और फिर उसमें से उसको घटा देना है। ठीक है, ऐसे ही तीसरे पद में करेंगे तो हमारे पास जितनी हवा बची है उसी का हमें 1/4 भाग बाहर निकाल के उसमें से घटा देना है। ठीक है, तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आइए इसका लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये हमने तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है। देखो इस तीसरे क्वेश्चन को लगाने से पहले इसमें हमें पीछे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, इसमें हमने एलसीएम लिया था, तो इसका एलसीएम आया था 16। जब हम 4 का भाग करते हैं यहाँ पे 16 में, तो 4 चौका 16, यानी यहाँ पे जो हमारा 3 रहता, 3 में गुणा कितने? 4, यानी जो 4 चौका 16 यानी 4 से गुणा होता है। यहाँ पे 16 एकम 16 1 से गुणा होता, तो यानी जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसे हम सॉल्व करने पर कैसे वैल्यू आती है? ये आती है हमारी 9 एकम 9 और 4 × 12, यानी ये आ जाएगा माइनस के 12/16। तो जब हम इसे सॉल्व करते तो 12 में से 9 जाते कितना आता? माइनस के 3। कितना आता? माइनस के 3/16। ठीक है, 0 नहीं आता। क्या नहीं आता? 0। तो हम यहाँ पर, हमारा AP तो है नहीं, लेकिन हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी एलसीएम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप सुधार लेना। तो हम 12 में से 9 गया माइनस के 3/16, यानी इसमें भी क्या है? D1। तो जिसमें हमारा D1 का मान कितना आया था? माइनस के 1/4, और जो हमारा D2 था, D2 का मान कितना आया था? माइनस के 3/16। तो इसमें हमने जो लिखा है वही लिखे रहेंगे, बस छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, आइए अब लगा दें इसके तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन भी बहुत सरल है। ठीक है, देखो तीसरा भी क्वेश्चन बहुत सरल है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें देखो यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत
जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखिए आप समझिए, जैसे मान लो हमारे पास एक कुआं है, क्या है हमारे पास एक कुआं है, क्या है ये हमारे पास एक कुआं है, ठीक। अब हमारे पास एक जो कुआं है, अब देखो इसमें क्या है, यहाँ थोड़ी सी चल गई है, सॉरी। देखो हमारे पास एक कुआं है, क्या है हमारे पास ये कुआं है, क्या है कुआं। अब इस कुआं में क्या है, जैसे मान लो 1 किलोमीटर की खुदाई, जैसे मान लो इसमें क्या है कुआं है। अब इस कुआं में 1 मीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा 1 मीटर है, फिर यानी 2 मीटर 3 मीटर यानी ऐसे होगा। तो इसमें 1 मीटर यानी इसमें जो 1 मीटर है यानी 1 मीटर, तो इसमें 1 मीटर की जो लागत यानी इतनी, अगर तो इसमें 1 मीटर की जो खुदाई की लागत है, 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी दे रहे हैं, उसमें लिखा है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत दे रहे हैं 150 रुपये। कितना दे रहा है 150 रुपये। कितना दे रहा है 150 रुपये। अब उसमें ये कहा गया है कि बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपये बढ़ते जाते हैं। यानी जैसे मान लो हम दूसरे मीटर पे जाएंगे, फिर तीसरे मीटर, फिर चौथे मीटर, यानी हम ऐसे यहाँ पे बढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पे 50 रुपये बढ़ जाएंगे, तो बढ़ जाएंगे 50 रुपये। और अगली मीटर पर खुदाई करेंगे तो इसमें फिर 50 रुपये लागत बढ़ेगी, और आगे बढ़ेंगे तो इसमें फिर से 50 रुपये की लागत बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी इसमें 50 रुपये की लागत बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे दिया है प्रथम मीटर, क्या लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत, ठीक है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत, तो खुदाई की लागत क्या दे रहा है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत दे रहा है हमें 150 रुपये। क्या दे रहा है 150 रुपये। तो जो 150 रुपये दे रहा है प्रथम मीटर की लागत, तो ये हमारा A1 हो गया। क्या हो गया, ये हमारा आएगा A1 बराबर 150 रुपये। अब हम निकालेंगे दूसरे मीटर की खुदाई के लिए, क्या निकालेंगे, दूसरे मीटर खुदाई की लागत, ठीक है। तो दूसरे मीटर खुदाई की लागत, तो दूसरे मीटर खुदाई की लागत क्या होगी, देखो आप देख सकते हैं कि दूसरे मीटर खुदाई की लागत कैसे होगी। देखो पहले से मान लो ने 1 मीटर के ले लिया 150 रुपये लागत, ठीक। तो 1 मीटर की 150 रुपये लग रही है, और फिर 2 मीटर तक जाएगा, देखो रहे हमारे 150 ये हो रहा है 50 यानी 150 प्लस के 50, इसमें कितने 50 रुपये बढ़ जाते हैं। तो यानी यहाँ पे कितने आएगा 50 और 20 200 रुपये, कितना आएगा 200। तो ये हो गया हमारा A2, ठीक है। अब हम देखो हम तीसरे मीटर की खुदाई की लागत देखेंगे। तीसरे मीटर खुदाई की लागत क्या हो जाएगी, तो इसमें भी बढ़ जाएगी 50 रुपये, बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। यानी पहले 200 थी और 200 क्या सी हो जाएगी, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी हमारी, जो पहले एक मीटर कितनी थी 150, 2 मीटर कितनी हो गया 200, तो 3 मीटर कितनी हो जाएगी 200 प्लस 50, कितनी हो जाएगी 200 प्लस 50। तो ये आएगा हमारा 250, कितना आएगा 250। तो ये क्या हो गया हमारा A3, क्या हो गया A3, ठीक है। अब देखो हमें चेक करना है कि AP में सूची है या नहीं है। तो देखो हमने क्या कहा था कि जब भी निकालना हो तो डी का सार्वंतर निकाल लिया करो। क्या निकाल लिया करो, सार्वंतर से हम पता कर लेते हैं कि हमारा AP है या नहीं है। तो हम पहले निकालेंगे D1। तो D1 कैसे निकलता है, D1 निकलता है A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दो। तो A2 की वैल्यू कितनी दे रहा है 200, और प्रथम पद क्या दे रहा है 150, इसको घटाएंगे कितना आएगा 50। तो D1 की वैल्यू कितनी गई 50। अब D2 की वैल्यू निकालेंगे, तो D2 कैसे निकलता है A3 माइनस के A2। अब इसके तीसरे पद में से घटा दो दूसरा पद, तीसरा पद है हमारा 250 और माइनस दूसरा पद क्या है 200, इसे घटाएंगे कितना आएगा 50। ये क्या D2 कितना आया 200, सॉरी 50 आया। तो यानी हम देख सकते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है D1 बराबर D2। अब D1 बराबर D2 है तो यहाँ पे लिख देंगे सार्वंतर समान है। क्या लिख देंगे, सार्वंतर समान है। कैसा है, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए, क्या लिख देंगे, सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए यह है, इसलिए यह AP है, ठीक है। इसलिए यह सूची, आप सूची लिख दीजिए, इसलिए यह सूची इसलिए AP सूची में है, ठीक है। इसलिए यह AP सूची में है। बस इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आपको आ गया होगा समझ में, बहुत सरल सवाल है, ठीक। आइए अब लगाते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो हमारे पास एक कंडीशन है, यहाँ परिस्थिति दे रहे हैं। अब इस परिस्थिति में हमें चेक करके बताना है कि हमारी AP की सूची में आ रही है या नहीं आ रही है। देखो इसमें क्या है, इसमें बात कर रहे हैं मिश्र धन की। क्या कर रहे हैं, मिश्र धन की। तो देखो समय पहले अपन लिख लेते हैं कि क्या क्या दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो मिश्र धन तो आप जानते ही हो, जब ब्याज में क्या हो जाता है, जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है मिश्र धन। समय पहले लिख लेंगे क्या दे रहे हैं हमें, दिया है,
क्या लिखेंगे, दिया है, क्या है, हमें दिया है प्रथम वर्ष की राशि, क्या दिया है, प्रथम वर्ष की राशि, प्रथम वर्ष, हमें प्रथम वर्ष की राशि दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, प्रथम वर्ष की राशि दी गई है हमें 10,000 रुपये, कितनी दे रहे हैं, 10,000 रुपये, और दर कितनी दे रहे हैं, हमें दर दे रहे हैं 8%, ठीक है। और समय कैसा है, समय चल रहा है वार्षिक, यानी समय है वार्षिक, क्या है, समय चल रहा है वार्षिक, कैसा है समय, वार्षिक, यानी एक साल के बराबर, ठीक है, समय वार्षिक है, ठीक है। अब देखो हमें चेक करनी है कि इसमें सूची आ रही है कि नहीं आ रही, तो जो हमारा प्रथम वर्ष की राशि है इसे हम मान लेंगे A1, क्या मान लेंगे, A1, यानी हम इसे मान लेंगे A1, यानी हमारे क्या है 10,000 रुपये, क्या हो गया, A1 हो गया, यानी प्रथम वर्ष की राशि हमारी ये हो गई, ठीक है। अब देखो हमें निकालनी है दूसरे वर्ष की राशि, क्या निकालनी है, दूसरे वर्ष की राशि। देखो दूसरे वर्ष की राशि निकलेगी कैसे, बात चलिए मिश्र धन, अब उसमें लिखा है खाते हैं प्रत्येक वर्ष मिश्र धन की जमा चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की जाती है। तो वो चक्रवृद्धि ब्याज एक तो क्या होते हैं, कक्षा 8 में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, A बराबर P+ वाला, वो तो कठिन हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारे जो मूल दे रहे हैं इसे हम साधारण ब्याज लगा देंगे, साधारण ब्याज लगाएंगे, उस ब्याज से जो निकलेगा मूलधन, ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे, मिश्र धन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दूसरे वर्ष का, क्या लिखें, दूसरे वर्ष का ब्याज, क्या निकालेंगे, पहले ब्याज निकाल लेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज, तो ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज, ब्याज सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में क्या होता है, बटे में आता है हमारा 100, कितना आता है 100। अब तो मूलधन कितना दे रहे हैं, मूलधन दे रहे हैं हमें 10,000 रुपये, ठीक है, और दर कितनी है 8%, समय कितना है वार्षिक, यानी एक साल, ठीक है। इसमें दो जीरो से दो जीरो क्या है, कट जाएगी, तो यानी हमारा ब्याज कितना आएगा, दूसरे वर्ष का ब्याज आएगा हमारा 800 रुपये, कितना आएगा 800 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया हमारा 800 रुपये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि, क्या लिखेंगे, दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष, क्या लिखेंगे, दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि क्या होगी, जो हमारा पहले था ना मिश्र धन, कितना था हमारा, सॉरी मूलधन कितना था हमारा 10,000, अब 10,000 में कितना करेंगे हम 800 जोड़ देंगे, क्या कर देंगे 800 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 10,800, कितने का आएगा 10,800 रुपये। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा A2, क्या हो गया A2। अब हमने A2 तो निकाल लिया है, अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे A3, क्या निकालेंगे A3। जैसे मैं दूसरी सीट पर लिख लेता हूँ, देखो A3 कैसे निकलेगा, तो पहले A3 के लिए हम पहले निकालेंगे तीसरे वर्ष का पहले ब्याज निकालेंगे, क्या निकालेंगे ब्याज, यहाँ पे हम लिख लेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज, क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज होगा। देखो ब्याज किसकी चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, आपने सुना ही होगा। तो देखो हमारे पास अब हमारे लिए ये था मूलधन, अब देखो इस पे जो ब्याज लग गया चक्रवृद्धि ब्याज, अब इस पर हमें निकालना होगा, तो तीसरे वर्ष का ब्याज, तो सूत्र तो वही रहेगा हमारा, क्या रहेगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में कितना आएगा हमारा 100, कितना आएगा हमारा 100, ठीक है। तो मूलधन तो वही है हमारा 10,000, कितना है मूलधन 10,000 गुणा दर कितनी है 8 गुणा समय कितना है 1, बटे में कितना है हमारा 100, कितना है 100, सॉरी हमारा यहाँ पे जो था दर मूलधन का बढ़ आ गया, ये आएगा हमारा 10,800, कितना हो जाएगा 10,800। अब इस 10,800 का निकालेंगे हम, यहाँ पे हमने कितना लिया 10,800, तो देखो इसमें जो हमने A2 निकाला 10,800, तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा, हमारा मूलधन का काम करेगा, 10,800 जो है यहाँ पे मूलधन का काम करेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, ठीक है, और दर हमारी 8 है और समय हमारा 1 है, और नीचे कितना चलता है बटे में 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 108 गुणा 8, तो जो कितने का आएगा 8 × 64, हाथ से लगाई 8 × 64 की 4, हाथ से लगाई 6, हाथ से लगाई 6, तो कितना आएगा 864, कितना आएगा 864 रुपये। तो ये तीसरे वर्ष का क्या निकला ब्याज। अब यहाँ पर लिखेंगे तीसरे वर्ष की राशि, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे तीसरे वर्ष की राशि, क्या लिखेंगे तीसरे वर्ष की राशि। तो देखो तीसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगी, तो पहले कितना था हमारा 10,800, कितना था 10,800, अब 10,800 में हम 864 जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये देखो 4 के 4 और ये आएगा हमारा 6, और ये कितना हो जाएगा हमारा 8 8 16 की 6, यहाँ से लगाई 1, तो ये आएगा हमारा 11,664। तो क्या आ गया हमारा, ये हमारा निकल के आ गया A3, क्या निकल के आ गया, ये निकल गया हमारा A3, ठीक है रुपए में, ठीक।
अब देखो हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे डी, क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी, ठीक है, सारवांतर। अब हम निकालेंगे सारवांतर, क्या निकालेंगे, सारवांतर। तो वो सारवांतर निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे D1, ठीक है। तो D1 क्या होगा, D1 होगा हमारा A2 माइनस के A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है हमारी 10,800, कितनी है, 10,800 रुपये, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 10,000। अब 10,800 में से 10,800 में से 10,000 चला जाएगा तो हमारा बचेगा 800, यानी D1 का मान कितना आया हमारा, 800 आया, कितना आया, D1 का 800 आया। अब निकालते हैं D2, तो D2 कैसे निकलेगा, D2 निकलेगा A3 माइनस के A2। तो A3 की वैल्यू कितनी है, 11,664, 11,664 माइनस, अब कितना यहाँ पे कितना है, A2 कितना है हमारा, 10,800, कितना है, 10,800। अब इसको घटाएंगे, देखो 4 का आएगा हमारा, 4 कितना आएगा, 4 का 4 आएगा, 6 का 6 आएगा, और 6 के मानेंगे 16, 16 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 864, कितना आ गया, 864 D2। तो हम देख सकते हैं कि देखो इसमें D1 का मान आ रहा 800 और D2 का मान कितना आ रहा 864, यानी इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम D1, क्या होगा, D1 डज नॉट इक्वल टू, D1 डज नॉट इक्वल टू D2, यानी D1 का मान किसके बराबर नहीं है, D2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि सारवांतर, चूंकि सारवांतर समान नहीं है, कैसा नहीं है, चूंकि सारवांतर समान नहीं है, समान नहीं है, एक बिंदी ऊपर दो बिंदी नीचे इसे बोलते हैं, इसलिए यह AP, इसलिए यह AP की सूची में, इसलिए यह AP की सूची में नहीं है, AP की सूची में नहीं है, ठीक है। बस इतना क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। बस इसमें कुछ नहीं है, आपको समझने वाली ये बात है कि इसमें जो हमें पास दे रहे हैं, देखो उन्हें प्रथम वर्ष की राशि में दे रहे हैं, प्रथम वर्ष की राशि दे रहे हैं हमें 10,000 रुपये, दर दे रहे हैं हमें 8%, ठीक है। समय कैसे चल रहा है, वार्षिक यानी 1 वर्ष दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो हमें प्रथम वर्ष की राशि जो राशि दे रहे थे हमने इससे मान लिया A1। अब हमने देखो इसमें बात चल रही है मिश्र धन की, किसकी चल रही है, मिश्र धन की, और बात जो ब्याज है वो किस टाइप का है, वो है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो हमने क्या किया, समय पहले दूसरे वर्ष का ब्याज निकाल लिया, क्या निकाल लिया, पहले ब्याज निकाला। तो हमने दूसरे वर्ष का ब्याज निकाला, अब दूसरे वर्ष का देखो हमने ब्याज निकाल लिया। अब दूसरे वर्ष का ब्याज जो निकला है ये क्या हो जाएगा हमारा, जो पहले था मूलधन, मूलधन में क्या हो जाएगा, ब्याज जुड़ जाएगा, तो हमारा मिश्र धन निकल आएगा। अब ये मिश्र धन निकल आया, अब हम जिसके जब तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो इसमें जो का जो दूसरे वर्ष की जो राशि निकली थी ये हमारे तीसरे वर्ष के ब्याज के लिए क्या करेगा, मूलधन का काम करेगा। तो बस हमने क्या किया, इसमें 10,800 और दर हमारी वही थी, समय वही था, इसमें गुणा किया तो 864 आया ब्याज। इसमें हमने क्या किया, इसमें को जोड़ दिया हमने, ठीक है, ब्याज को तीसरे वर्ष की राशि के लिए, तीसरे वर्ष की राशि के लिए जोड़ा, कितना आया 11,664। बस इससे हमने क्या निकाला, D1 D2, हमें 3 पद प्राप्त हो गए थे, इससे हमने क्या निकाल लिया, D1 और D2। जब हमने D1 D2 निकाला तो हमें पता चल गया कि D1 डज नॉट इक्वल टू किसके, D2 के, इसलिए ये सूची में नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने देखो इसके जो हमारी पिछले वाली 5.1 थी, हमने इसके देखो बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, और इसके जो पहले क्वेश्चन नंबर पहले के जो चेक करना था AP में है या नहीं है, इसके हमने क्या किया, इसके हमने चार सवाल लगा लिए, ठीक है। तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ऐसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यदि हम इसे इसी वीडियो में पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हो सकता है आप लोगों को बोर भी महसूस हो, ठीक है। तो आप लोगों को बोर महसूस नहीं होना चाहिए, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, ठीक है। और पढ़ने में मज़ा आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसका जो दूसरा तीसरा सवाल है इसे हम लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।